तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा थ्रोन ऑफ स्टील के ऑफिशियल एपिसोड नंबर 155 एंड 156 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचन को जान से मार दिया था। तो जैसे ही लॉन्ग हाउचन के साथ ये सारे नज़ारे को देखते हैं वह तुरंत अपने आप को खो देते हैं और सीधे ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डीमन गॉड एम्परर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डेमन गॉड एम्परर की आभा इतनी ज्यादा भयानक थी कि सारे लोग उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। कोई भी डेमन गॉड एम्परर की आभा के सामने भी नहीं टिक पाता। यहाँ पर जो सैर होती है वो लॉन्ग हाउचन को अपनी गोद में ली होती है और एकदम वो हिली होती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे होते हैं। सैर को लॉन्ग हाउचन के साथ बिताए गए सारी यादें वापस आने लगती है कि उसने लॉन्ग हाउचन के साथ कितने ज़्यादा हसीन पल बिताए थे और लॉन्ग हाउचन ने उसकी किस प्रकार से जान बचाई थी। इस सारी यादों को वापस आने के बाद सैर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा भयानक आभाएं रिलीज होती हैं। वहाँ पर जो सैर होती है वो बोलती है मैं डेमन गॉड एम्परर को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे खत्म कर दूंगी। इसी के साथ सैर अपनी पूरी पावर्स का यूज करते हुए डेथ ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज करते हुए सीधे वो डेमन गॉड एम्परर पर अटैक करती है। लेकिन सैर का यह अटैक डेमन गॉड एम्परर के पास भी नहीं पहुंच पाता। डेमन गॉड एम्परर वहां पर सैर की तरफ देखता और कहता है तुम लॉन्ग हाउचन की सबसे ज्यादा प्यारी चीज थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और इसी के साथ डेमन गॉड एम्परर सैर पर एक हल्का सा ही अटैक करता है, लेकिन यह अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से सैर का पूरा ये जो अटैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और शायद दूर जाकर गिरती है। लेकिन यहाँ पर जो वांग ज्ञान होती है वो सीधे सैर को रोक लेती है, मतलब गाइस रोक लेती है और वो भी देखती है कि सैर बेहोश हो चुकी है। डेमन गॉड एम्परर बोलता है चले जाओ यहाँ से। और इसी के साथ डेमन गॉड एम्परर अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक पोर्टल ओपन करता है और सभी को उठाकर वहां से बाहर फेंक देता है। जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो डीमंस के एक इलाके में गिरते हैं जहां पर बहुत सारे पहले से ही डीमंस मौजूद थे। यहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वो हमारे डेमन गॉड एम्परर से पूछता है कि डेमन गॉड एम्परर आखिर आपने लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स को जाने क्यों दिया, आपको उन्हें भी खत्म कर देना चाहिए था। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो मून डेमन गॉड को बताता है कि उसने लॉन्ग हाउचन को मारने से पहले उससे प्रॉमिस किया था कि वो लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स को छोड़ देगा और यही लॉन्ग हाउचन की भी आखिरी इच्छा थी। तो वहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वह कहता है बट आपने उन लोग को जाने क्यों दिया, लॉन्ग हाउचन की आखिरी इच्छा थी तो क्या हुआ, आखिर आपने उसकी आखिरी इच्छा क्यों स्वीकार की। तो वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है क्योंकि लॉन्ग हाउचन मेरा ही खून था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन उसके पास ऑस्ट्रियन ग्रीफ था जिसकी वजह से मुझे उसे जान से मारना पड़ा। उन डेमन गॉड एम्परर स्टार डेमन गॉड अगारिस की तरफ देखता है। स्टार डेमन गॉड अगारिस हाँ में सिर हिलाता है और इशारे में बोलता है भाई डेमन गॉड एम्परर से इसमें ज़्यादा सवाल ना पूछ वरना डेमन गॉड एम्परर तेरे को छोड़ेगा नहीं पर तेरी भी। तो वहाँ पर जो मून डेमन गॉड होता है वह कहता भाई समझ गया। उसके बाद में लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो सभी लोग ही काफ़ी ज़्यादा घायल होते हैं और वो लोग जिस इलाके में गिरे होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीमंस होते हैं जो इन्हें जान से मारने के लिए और इन्हीं की तरफ बड़े होते हैं। वहाँ पर एक डेमन बोलता है यहाँ पर डीमन हंटर का ग्रुप आज ये हमारे हाथों ही मरेंगे, तो साथियों तैयार हो जाओ और ख़त्म कर दो इन इंसानों को। और इसी के साथ में वांग युआन को दिखाया जाता है जो देखती है कि शायर बेहोश है और सीधे वो चिल्लाती है शायर क्या तुम ठीक हो, और सीधे से वह शायर की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो सारे डीमंस होती है वो इन सभी को जान से मारने के लिए इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अचानक से आसमान में एकदम पूरा क्रैक आ जाता है और वहाँ से डेमन गॉड एम्परर का जो ड्रैगन होता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ गूंज जाती है कि अगर आज इन्हें डीमन इलाके से जाने से कोई भी रोकेगा, चाहे वो डीमन हो या किसी भी ट्राइब का डीमन हो, उसे डेमन गॉड एम्परर का क्रोध झेलना पड़ेगा, उसके पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाएगा। जो सारे डीमंस होते हैं वो तुरंत डेमन गॉड एम्परर के आदेश के सामने झुक जाते हैं। भाई डेमन गॉड एम्परर का यह आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी सारे लोग कांप चुके होते हैं। फिर हमें होली वार का सीन दिखाया जाता है जहां पर इंसानों और डीमंस के बीच में काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल चल रही होती है, जहां पर डीमन गॉड एम्परर की आवाज़ गूंजती है कि होली वार को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है, लॉन्ग हाउचन पहले ही मर चुका है, तो सारे लोग वापस आओ।
और गाइस इसी के साथ जो डीमंस होते हैं वो अटैक करना रोक देते हैं और कहते हैं सारे लोग वापस चलो, डेमन गॉड एम्परर का आदेश आया है। डेमन गॉड एम्परर के आदेश की वजह से जितने भी डीमंस होते हैं जो इस समय इंसानों के साथ फाइट कर रहे होते हैं वो सभी के सभी चले जाते हैं। जो इंसानों से कल्टिवेटर्स होते हैं वो देखते हैं कि भाई आखिर ये क्या हो गया, लॉन्ग हाउचन मर चुका है क्या। वो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि डीमंस ने अपनी आर्मी को पीछे ले लिया है। यहाँ पर सारे बंदे हिले के हिले हुए थे और फिर हमें सारे टेम्पल्स की एल्डर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी कहते क्या लॉन्ग हाउचन और उसका पूरा टीम खत्म हो चुका है। बट ये कैसे हो सकता है। असैसिन टेम्पल के लीडर बोलते हैं ये नहीं हो सकता। आखिर लॉन्ग हाउचन और पूरा शायर सब के सब खत्म हो गए हैं। ये जरूरी डीमंस की कोई चाल होगी, ये नहीं हो सकता। तभी वहां पर एक एल्डर प्रकट हो जाती है और वो कहती है ये सच है। लॉन्ग हाउचन जिसका सबसे ज्यादा अंदाजा लगाया गया कि था कि वह सील डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल करेगा, लेकिन सील डिवाइन ऑफ थ्रोन ऑफ इटर्निटी अपनी प्रकाश की आभा खो चुका है और इसका यही संदेश है कि लॉन्ग हाउचन मर चुका है। और इसी के साथ हमें लॉन्ग हाउचन की माँ को दिखाया जाता है। वो भी डेमन गॉड एम्परर के इस अनाउंसमेंट को सुनती हैं और जैसे ही वो इस अनाउंसमेंट को सुनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एकदम हिल जाती हैं और सीधे वो ज़मीन पर गिर जाती हैं और कहते नहीं, लॉन्ग हाउचन ऐसे खत्म नहीं हो सकता। लॉन्ग हाउचन के सभी चाहने वाले, चाहे उसके मास्टर, चाहे लाल बालू वाली बंदी, सभी के सभी हिले हुए थे। इधर हमें निंगर को दिखाया जाता है जो लॉन्ग हाउचन के मरे हुए शरीर को देखकर काफी ज्यादा रो रही थी और उसे लॉन्ग हाउचन के साथ बिताए गए सभी पल याद आ रहे होते हैं। और यही सेम लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स के साथ था, वो सारे ही काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो शायर होती है उसकी आंखें खुल जाती है और कहती है लॉन्ग हाउचन, और सीधे ही वो एकदम धड़खड़ा कर खड़ी होती है और सीधे लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है और वह देखती है कि लॉन्ग हाउचन पहले ही मर चुका है। वह सीधे लॉन्ग हाउचन के पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है, बट लॉन्ग हाउचन अपनी आंखों को नहीं खोलता है। शायर कहती है नहीं लॉन्ग हाउचन तुम ऐसे मर नहीं सकते। और इसी के साथ शायर की आंखों से काफी तेजी के साथ आंसू गिरने लगते हैं। शायर बोलती है लॉन्ग हाउचन अगर तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे तो मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, और सीधे अपना खंजर निकाल कर अपने आप को खत्म करने वाली होती है। लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स जैसे देखते हैं वो शायर को रोकने के लिए और ऐसा ना करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तब तक शायर ये जो खंजर होती है वो अपनी छाती की तरफ चला दी होती है। लेकिन अचानक से शायर की छाती के सामने एक हरी कलर का सिंबल आ जाता है और वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है अभी भी लॉन्ग हाउचन को बचाने का एक चांसेस है। वहाँ पर जो शायर होती है वह इस अजीब सी चीज़ को देखती है और वह लॉन्ग हाउचन के माथे पर इस शियावली की सिंबल को देखती है और कहती है शियावली, इस शियावली के पास सच में लॉन्ग हाउचन को बचाने का उपाय है। इसी के जैसा शायर होती है उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें भी इन सभी बातों का आइडिया लग जाता है। तो वो लोग शायर से कहते हैं शायर ज्यादा चिंता मत करो, यहाँ पर इस शियावली ने कहा है कि वो लॉन्ग हाउचन को बचा सकती है, तो हमारे पास पूरा मौका है। और इसी के साथ वो लोग इस शियावली की जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ पर जो इस शियावली होती है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है, जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचन को जमीन पर रख देती है और शायर लोग इस शियावली से बोलते हैं प्लीज लॉन्ग हाउचन को बचा लीजिए। तो वहाँ पर जो शियावली होती है वो उन सभी से कहती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ शियावली अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है और लॉन्ग हाउचन के बचाने का जो भी प्रक्रिया था वो सारी शुरू कर देती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगती है, बट वो फिर भी लॉन्ग हाउचन को जो छेद मिला था डीमन गॉड एम्परर ने गाइस लॉन्ग हाउचन के पूरे दिल को नष्ट कर दिया था। तो आप लोग का क्वेश्चन होगा भाई यहाँ पर तो कहीं नहीं दिखाया गया है कि लॉन्ग हाउचन का पूरा दिल ही नष्ट हो चुका है। तो गाइस गॉड इलेक्ट्रोस जब अपना दिल निकाल कर लॉन्ग हाउचन को जिंदा करेगा ना तब आपको वहाँ पर आइडिया लगेगा लॉन्ग हाउचन का एकदम दिल ही नष्ट हो चुका है। इसीलिए तो ये सारे लोग लॉन्ग हाउचन को नहीं बचा पाते। फिर वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो ज़मीन की तरफ गिरता है, बट वहाँ पर जो शायर होती है उसे पकड़ लेती है। वहाँ पर जो शियावली होती है वह कहती है नहीं मैं लॉन्ग हाउचन को नहीं बचा पा रही हूँ क्योंकि लॉन्ग हाउचन का पूरा ही दिल नष्ट हो चुका है और मैं एक दिल का निर्माण नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ भी तुम लोग की मदद नहीं कर सकती। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखती है और फिर शियावली की तरफ देखती है और कहती है
इस दुनिया में कोई तो उपाय होगा, कोई भी उपाय है मेरे को बताइए, मैं वो सारी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। तो आप मेरे को बस उपाय बताइए। तो वहाँ पर जो शियावली होती है वह कुछ टाइम के लिए सोचती है और कहती है हाँ एक उपाय है गॉड इलेक्ट्रोलस। तुम्हें गॉड इलेक्ट्रोलस के पास जाना होगा। उसी के पास ऐसी प्रतिभा है कि वह लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा कर सकता है, क्योंकि उस बंदे की बात ही अलग है। उस बंदे ने पूरे मानवता की 90% जनसंख्या को खत्म कर दिया था जब मानवता अपने पीक पर थी। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है क्या अभी भी एक उपाय है, हमें इलेक्ट्रोलस के पास जाना होगा और फिर लॉन्ग हाउचन जिंदा हो सकता है। तो वहाँ पर शियावली कहती है हाँ मैं एकदम 100% श्योर हूँ कि वह बंदा ऐसा कर सकता है, लेकिन उस बंदे का जो भी टेस्ट होगा वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा। तुम लोग के पास टावर ऑफ इटर्निटी है, तुम्हें वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें पता करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं लॉन्ग हाउचन के सोल को केवल 7 दिनों तक अपने पास संरक्षित रख सकती हूँ, यानी तुम लोग को पास केवल 7 दिन है। 7 दिन के अंदर तुम लोग को इलेक्ट्रोलस को ढूंढना होगा और फिर तभी लॉन्ग हाउचन की जान बच सकती है। तो जाओ और टावर ऑफ इटर्निटी में गॉड इलेक्ट्रोलस को ढूंढो। वहाँ पर शायर बोलती है इलेक्ट्रोलस से मैं आपके पास आ रही हूँ लॉन्ग हाउचन को जिंदा करने के लिए। इसी के साथ वो सारे लोग सीधे टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट करते हैं और जैसे वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में जाते हैं वहाँ पर वो छोटा सा रोबोट आ जाता है जो सारे मैटर्स को देखकर तुरंत अंदाजा लगा देता है कि भाई लॉन्ग हाउचन के साथ क्या क्या हुआ है। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो रोबोट से बोलते हैं भाई रोबोट के बच्चे चल बता इलेक्ट्रोलस कहाँ पर है, हमें लॉन्ग हाउचन को जिंदा करना है। वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं। तो वहाँ पर रोबोट बोलता है अरे भाई तुम लोग शांत हो जाओ, इलेक्ट्रोलस से मिलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जो मेरे मास्टर इलेक्ट्रोलस हैं वो टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर आते हैं और बिना टावर ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्ट को पास करते हुए 7वें फ्लोर तक नहीं पहुंचा जा सकता और वही बंदा 7वें फ्लोर तक जा सकता है जिसको उसकी विरासत मिले। और रही बात लॉन्ग हाउचन को जिंदा करने की, तो अगर शायर टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुंच जाती है और गॉड इलेक्ट्रोलस की विरासत को हासिल कर लेती है तो शायद गॉड इलेक्ट्रोलस लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर सके, लेकिन उनका टेस्ट इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। यहाँ पर हरी बालों वाला लिलिन गुस्से में बोलता है भाई ये क्या बोल रहे हो, टावर ऑफ इटर्निटी के हम अभी तक 2 ही फ्लोर चढ़े हैं और 2 ही फ्लोर पर हम जानते हैं कितने ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं और हमारे पास केवल 7 दिन मौजूद हैं। हमें 7 दिनों के अंदर 7वें फ्लोर तक पहुँचना होगा और सारे होली गार्ड्स को हासिल करना होगा। तो गाइस मैं थोड़ा सा नहीं पता है, यहाँ पर ये जो रोबोट होता है वह कहता है कि आपको 6वें फ्लोर तक 12 होली गार्ड्स मिलेंगे, 4 तो आप लोग के पास हैं बट अभी भी आपको 8 और हासिल करने हैं। और गाइस ये जो सारे होली गार्ड्स होंगे वो लेवल 9 के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर गार्ड्स होंगे यार। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन की टीम होती है वह कहते हैं तो चलो अब हमारे पास केवल यही रास्ता बचा है कि हम टावर ऑफ इटर्निटी के सारी फ्लोर को पास कर रहे, तो शायर हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचन को अपने ऐसे पीठ पर उठाती है और कहती है तो ठीक है अगर लॉन्ग हाउचन को बचाने का केवल यही उपाय है तो मैं अभी तैयार हूँ। छोटकू रोबोट बोलता है तो सारे लोग तैयार हैं टावर ऑफ इटर्निटी पर चढ़ने के लिए और सारे टेस्ट को हासिल करने के लिए और नेक्रोमेंसर की विरासत को हासिल करने के लिए। तो मैं अभी अब घंटा बचा ही देता हूँ। इसी के साथ जो लॉन्ग हाउचन की टीम होती है वो तुरंत ही टावर ऑफ इटर्निटी के सारे फ्लोर्स को चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इस लॉन्ग हाउचन के सभी टीममेट्स भी एकदम तैयार हो जाते हैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा करने के लिए, लेकिन उनके सामने भी समस्याएं थी। पहली समस्या उनकी कल्टीवेशन लेवल, लॉन्ग हाउचन के सभी टीमर्स लेवल 7 के थे और यहाँ पर जो शायर थी वो लेवल 8 की थी। लेकिन जैसे जैसे वो लोग टावर ऑफ इटर्निटी में आगे की फ्लोर्स को चढ़ते जाएंगे उनके सामने लेवल 9 के बहुत सारे पावर हाउस आएंगे जिनको हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी जान को झोंकना पड़ेगा। साथ ही साथ लॉन्ग हाउचन ने टावर ऑफ इटर्निटी के केवल 2 ही फ्लोर तक चढ़ाई था। लॉन्ग हाउचन आगे इसलिए नहीं गया था क्योंकि लॉन्ग हाउचन जानता था कि जो ऊपर विरासत है वो एक नेक्रोमेंसर की है और इसी नेक्रोमेंसर ने पूरी मानवता के 90% इंसानों को खत्म कर दिया था।
तो गाइस जब गॉड इलेक्ट्रोलस जिंदा था तो मैं उस समय को एंशियंट टाइम बोल देता हूँ। एंशियंट टाइम के जो पावरफुल कल्टिवेटर्स और पावर हाउसेस थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अगर डीमंस का 72 पिलर उस समय प्रकट हुआ होता ना, तो डीमंस को मानवता पर कब्जा करने के लिए और उनको धमकाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते ना, तो भी वो लोग उन्हें नहीं हरा पाते। और गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस ने क्या मारा था यार, मतलब 90% पूरी इंसानियत को ख़त्म कर दिया था। और मारने के बाद उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब करे क्या। उसके परिवार को जो मारा और रख गया था उसका उसने बदला भी ले लिया। अब उसके लाइफ में कोई भी जिंदा उदा बचा नहीं है, तो इसीलिए उसने इस टावर ऑफ इटर्निटी को बनाया और 7वें फ्लोर पर अपनी विरासत को रख दिया। गाइस ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इस पर कभी नेक्स्ट वीडियो में बातें करूँगा। तो चलिए आते कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स होते हैं वो 3rd फ्लोर पर एंटर करते हैं। और गाइस थोड़ा सा मैं फाइट्स को ना थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी से ख़त्म करूँगा, क्योंकि जो फाइट्स है उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन लास्ट का जो सीन है भाई इतना रुलाने वाला है कि सच में आप देखकर रोने लगेंगे। तो चलिए 3rd फ्लोर पर लॉन्ग हाउचन का टीम जैसे एंटर करता है, उनके सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ी स्केलेटन आर्मी आ जाती है। लॉन्ग हाउचन की टीम और शहर अपना ऐसे दरांते निकालती है, सभी जोश में थे, लड़ाई मार झगड़ा मारे काटे जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो लोग एक एक स्केलेटन को मारते जा रहे थे, उनकी पावर भी और स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। और फिर कैसे कुछ समय तक फाइट चलती है और उनके सामने आता है इस फ्लोर का मेन बॉस, जो होता है 8th होली गार्ड। और गाइस 8th होली गार्ड की पावर लेवल 9 की होती है और उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ें रिलीज होती हैं। लॉन्ग हाउचन के टीममेट भी अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, सार भी अपना ऐसे बड़ा सा कटाना उठा दिया है और काफ़ी ज़्यादा भयंकर फाइट्स होती है, एकदम लात घुसा लगातार, मतलब इतनी ज़्यादा भयानक बैटल होती है ना कि क्या ही बताया जाए। और फाइनली यहाँ पर जो गाइस सीमा जियान होता है, सीमा जियान को थोड़ा सा गाइस नेम चेंज हो गया है, वो टकला वाला जो नहीं होता है, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पास जो बड़ा सा गोला होता है, मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और इस 8th होली गार्ड को हराने में अपना सबसे बड़ा योगदान देता है। वहाँ पे जो टकला होता है उसकी पावर इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वह सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अब सीमा जियान फाइट नहीं करेगा। गाइस थोड़ा सा नेम चेंज हो गया तो प्लीज़ सॉरी, इसको मान लीजिए। इस बंदे का जो भी नाम है थोड़ा सा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नॉवेल में इसका नाम सीमा जियान ही लिखा हुआ है। जो 3री फ्लोर का मेन बॉस होता है जिसका नाम होता है गाइस डार्क नाइट, वो कार के सामने झुकता और कहता है डार्क नाइट महारानी की सेवा में हाजिर है। फिर गाइस वहाँ पर जो शायर का ग्रुप होता है वो सीधे ही 4th फ्लोर पर एंटर करता है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट्स होती है, जहाँ पर वो लोग फाइनली 4th फ्लोर को भी जीत जाते हैं और इसमें शायर को 7वां और 6वां होली गार्ड्स मिलते हैं। लेकिन टीम के बहुत सारे लोग ना इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे, इसकी वजह से वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा एकदम घायल हो चुके थे। और फिर वो लोग 5वें फ्लोर को भी पास कर लेते हैं, जहां पर उनका सामना होता है 5वें, 4थे और 3रे होली गार्ड्स के साथ है। ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा भयानक बैटल करते हैं, लेकिन वो लोग 5वें फ्लोर को भी जीत जाते हैं। और 5वें फ्लोर में के बाद वो लोग 6वें फ्लोर पर एंटर कर जाते हैं। और गाइस 6वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते जो शायर के टीममेट्स में केवल अब 3 ही लोग बचे हुए थे। पहली तो शायर थी और दूसरी वहाँ पर लिनशिन था जो हरीवाल वाला बंदा है, और तीसरा बंदा था हानियो। गाइस 6वें फ्लोर पर कार के सारे टीममेट्स आए हुए थे, लेकिन जो बहुत ही मतलब पिछली जो बैटल्स हुई थी ना वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसकी वजह से ना वो लोग लड़ने की हालत में नहीं थे। लेकिन वो लोग फाइट्स को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। अब शायर के सामने 6वें फ्लोर की चुनौती थी, क्योंकि 6वें फ्लोर पर जो 2 मेन बॉस आए हुए थे वो थे 1st होली गार्ड और 2nd होली गार्ड। और इनकी बॉडी से जब उनकी पावर रिलीज होती है ना तो इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि वहाँ पर सभी लोग को इसका प्रेशर फील होता है। साथ ही साथ ये जो दोनों होली गार्ड्स थे इनके पास डोमेन की भी पावर थी, और डोमेन की पावर एक लेवल 9 के कल्टीवेटर को तब मिलती है जब उसकी स्पिरिचुअल पावर 2-2.5 लाख से पार हो जाती है। और गाइस ये दोनों ही मेन बॉसेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। और जो शायर के टीममेट्स थे वो तो लिनशिन था लेवल 7 के, समझे इस समय पीक पर फाइट हुई थी ना तो उसकी पावर भी बड़ी थी, और हानि लेवल 7 के पीक पर, और यहाँ पर जो शायर की कल्टीवेशन थी वो लेवल 8 पर थी। सो गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात, और शायर इस समय टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर पर थी।
पांचों फ्लोर जो उसने पार किया था उसने लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बांधे ही रखा। इतनी सारी फाइट्स उसने 10 होली गार्ड्स को हासिल किया। सारी की सारे होली गार्ड्स को उसने लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बांध कर हारा था। आप सोच रहे हैं कितना सादा एक आइकॉनिक सीन था। बट अब यहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी के फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड मौजूद थे जिनके पास डोमेन की भी पावर थी। इसीलिए यहाँ पर जो सायर होती है वो लॉन्ग हाउचन को अब साइड रख देती है। सायर की बॉडी से उसकी हवाएं फूट पड़ती है। यहाँ पर जो सायर है वो डिसाइड कर लेती है आर या पार, अगर लॉन्ग हाउचन जिंदा नहीं होगा तो वो भी मर जाएगी। यही बात वो सच में बोलती है। और फिर वह सीधे ही हानियू और हरे बाले वाले लिंसिन ये तीनों ही लोग मिलकर सीधे उन फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड्स पर अटैक करते हैं। लेकिन गाइस फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। कुछ फाइट्स के बाद जो फर्स्ट और सेकंड होली गार्ड्स होते हैं वो तीनों को ही पीछे ढकल देते हैं। और भाई इन्होंने अभी तक अपने डोमेन की भी पावर यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर ऐसे इन होली गार्ड्स को नहीं हराया जा सकते। ये होली गार्ड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वहाँ पर जो सायर होती है वो अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखती है और कहती है मेरे पास एक टेक्निक है। दरअसल गाइस सायर के पास जो भी स्पिरिचुअल स्टोव है और डेथ गॉड का जो इनसे इनहेरिटेंस प्राप्त है उससे सायर को एक टेक्निक मिली है। उस टेक्निक का जब सायर यूज़ करेगी ना तो उसके सभी टीम मेंबर की वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लेगी। तो वह उनसे सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मांगती है। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी हाँ में सिर लाते हैं क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनका कैप्टन जिंदा हो। तो वहाँ पर जो सायर होती है वो अपनी टेक्निक का यूज़ करती है। वह हानियू, लिंसिन और सभी लोगों की बॉडी से उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ले लेती है और इसी के साथ सायर को ना 1 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। लेकिन गाइस सायर ने सभी टीम मेंबर्स की बॉडी से उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से ना जो बाकी लोग थे वो उनके पास इतनी भी ताकत नहीं थी ना कि वो सही से खड़े भी हो सके, उठ भी नहीं पा रहे थे ना। वो लोग समझिए एकदम थक चुके थे। उनके पास अब कुछ भी एकदम ताकत होकर नहीं बची थी। अगर इनके पास कोई नॉर्मल बंदा भी आ जाना चाकू लेकर तो इनको जान से मार सकता था। लेकिन सायर की बॉडी से उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक अनलिस्ट होती है। साथ ही साथ यहाँ पर शायर दैट गॉड की इनहेरिटेंस की भी पावर्स का यूज़ करती है और काफ़ी ज़्यादा एक आइकॉनिक लुक देती है। शायर इस दैट गॉड की पावर्स के साथ इन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड होली गार्ड्स से बहुत ही ज़्यादा भयानक बैटल लड़ती है। खड़ा एकदम लड़ाई पर लड़ाई होती जा रही थी। लास्ट में जो सायर होती है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक टेक्निक का यूज़ करती है। इस टेक्निक का नाम था गाइस 7 आर्ट्स ऑफ द गॉड ऑफ डेथ। सायर के पास गाइस गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस भी प्राप्त है। साथ ही साथ सायर ने बचपन से एक टेक्निक सीखी थी गाइस, आपने देखा होगा, इसीलिए तो सायर को असैसिन टेम्पल में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल माना जाता था और सायर को उस टेक्निक को सिखाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया था। और इस टेक्निक का नाम था 7 आर्ट्स ऑफ गॉड ऑफ डेथ। और जब भी सायर इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके एक सेंसेस कोई ना कोई चले जाते थे। आपको याद आया टेक्निक? और गाइस इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे, लेकिन सायर ने कभी भी ना फर्स्ट और सेकंड मूव से ज़्यादा इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन आज वो लॉन्ग हाउचन को बचाने के लिए वह इस टेक्निक का यूज़ करती है और वो कहती है या तो आज लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या मैं भी मर जाऊंगी। इसी के साथ जो सायर होती है उसकी बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक है डेथ क्यूआई निकलती है और साथ ही साथ है शायर 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड है। इस टेक्निक में टोटल 7 मूव मौजूद थे। तो सायर 6 मूव्स का लगातार यूज़ करती, जिनमें से पहले मूव का नाम था डेथ इन चाइल्डहुड, सेकंड मूव का नाम था क्लिंसिंग ऑफ डेथ, तीसरे मूव का नाम था डेथ ऑफ स्क्रीम और चौथे मूव का नाम था डेथ ऑफ गॉड किस, पांचवें मूव का नाम था डेथ ऑफ साइलेंट एनिहिलेशन और छठे मूव का नाम था डेथ इन जनरी। और गाइस सायर इन 6 टेक्निक्स को एक साथ मिला देती है और उसकी बॉडी से इतना ज़्यादा भयानक ऑरा और उसके पीछे डेथ ऑफ गॉड की एक काफ़ी ज़्यादा भयानक आकृति दिखती है। इतना ज़्यादा सायर का पावरफुल अटैक होता है ना, मतलब ऐसे एकदम किसी गॉड की तरह लग रही होती है और उसके पीछे जो डेथ ऑफ गॉड की आकृति दिखाई देती ना, क्या ही कहना था। सायर जब इस अटैक का यूज़ करती है तो वहाँ पर जो सामने फर्स्ट और सेकेंड होली गार्ड थे वो भी अपनी पूरी डोमेन की पावर लगा देते कि भाई हाँ डोमेन। बट गाइस सायर का 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड में जो उसने 6 टेक्निक्स को कंबाइन कर अटैक किया था भाई, ये इतना ज़्यादा भयानक होता है ना कि उन दोनों होली गार्ड्स के चिथड़े उड़ जाते हैं।
यानी जो सैर होती है वो 6वें फ्लोर को भी क्लियर कर लेती है और जो सैर होती है वो आसमान से गिरने लगती है और कहती है लॉन्ग हाउचेन मैं तुम्हें बचा लूँगी। और सैर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। और गाइस यह बैटल इतना ज़्यादा भयानक था ना कि इसमें सैर के सारे सेंसेस चले जाते हैं। यानी ना सैर देख पा रही है, ना सुन ना ही स्मेल कर पा रही है, उसके सारे सेंसेस चले गए थे। आपको गाइस याद होगा 7 आर्ट्स ऑफ डेथ ऑफ गॉड, जब भी सारी इस टेक्निक का यूज़ करती थी उसके कोई ना कोई सेंसेस चले जाते थे, जैसे उसको दिखाई नहीं देता था, कभी कभी कोई सुनाई बंद हो जाता था। आपने पिछले एपिसोड में ऐसा बहुत बार देखा होगा। लेकिन गाइस सैर ने इस बार इतनी ज़्यादा भयानक बैटल लड़ी है ना लॉन्ग हाउचेन के लिए कि उसके सारी के सारी सेंसेस चले गए। सैर के पास केवल एक ही सेंस है बचा हुआ है, वो है महसूस करने का। उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इस समय सैर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी, उसकी बॉडी में जो भी ताकत वोकत थी वो सब खत्म हो गई थी। आसमान से ऐसे गिर रही थी शायर, और उसके टीममेट्स भी चिल्लाते शायर, लेकिन शायर अपनी मतलब उसको सुनाई कुछ भी दे ही नहीं रहा था। अब 7वां फ्लोर वो कैसे पार करेगी? मतलब ये काफ़ी ज़्यादा भयानक सीन है ना। बट गाइस जो 6वां फ्लोर होता है उसके अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरी और पवित्र रोशनी बाहर निकलती है। यह रोशनी होती है ना वो शायर लॉन्ग हाउचेन के सभी टीममेट्स पर गिरती है, जिसकी वजह से ना लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स धीरे धीरे अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन कर लेते हैं। और यह स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा प्योर होती है कि शायर के जो सारे सेंसेस चले गए थे वो सारे सेंसेस और उसकी सारी पावर उसे वापस लौटा देती है। यानी गाइस शायर अब फिर से पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, उसे सब कुछ दिखाई सुनाई सब कुछ दे रहा होता है। यानी गाइस गॉड इलेक्ट्रोलस जानता था कि उसके टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 6वें फ्लोर को पार करेगा वह इतना ज़्यादा घायल हो जाएगा ना कि वो एकदम चल नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा भयानक घायल हो जाएगा। लॉन्ग हाउचेन के सभी टीम मेंबर्स भी अपने आप को रिकवर करते हैं और वो लोग सारे लोग 10 मिनट के अंदर ही एकदम बढ़िया से रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है कि भाई चलो। तभी वहाँ पर जो हरे बाल वाला लिंशिन होता है वह कहता है क्या हम जीत गए, क्या अब कैप्टन जिंदा हो जाएंगे? तो वहाँ पर जो हानि होता है वह कहता है नहीं, देखो यहाँ पर सारे लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में जो अभी छेद है वो एकदम अभी वैसा ही वैसा है। उस जो रोशनी है उसकी बॉडी पर सारी स्पिरिचुअल घावों को ठीक तो करे, लेकिन डीमन गॉड एम्परर द्वारा जो लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में उसका दिल चीर कर रख दिया गया है उसे वो रोशनी भी ठीक नहीं कर पा रही है। यानी हमें 7वें फ्लोर पर जाना होगा। और फिर वहाँ पर जो सैर होती है वह कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, बट आखिर हम लोग 7वें फ्लोर तक जाएंगे कैसे? 7वें फ्लोर की कोई सीढ़ी मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, और ये लोग बढ़िया से यहाँ पर अभी भी रोशनी मौजूद थी तो उससे अपने आप को बढ़िया से रिकवर करने लगते हैं। 12 घंटे ऐसे बीत जाते हैं। 12 घंटे बाद फाइनली बधाई हो, तुम लोग 6वें फ्लोर को पार कर चुके हो और विरासत पाने के लिए योग्य बन चुके हो। लेकिन अभी भी एक टेस्ट बाकी है। ये तुम्हारे सामने एक दरवाज़ा दिख रहा है और ये रहा चाबी। और गाइस शायर के सामने एक चमचमाती हुई चाबी प्रकट हो जाती है। वहाँ पर वो आवाज़ बोलती है जो गॉड इलेक्ट्रोलस की होती है कि इस दरवाजे को खोलो और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, तुम उस सीढ़ियों रास्ते 7वें फ्लोर पर आओ जहाँ तुम मेरी विरासत को हासिल कर सकते हो। लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं होगा। सीढ़ियों पर तुम जैसे पहली सीढ़ी चढ़ोगे तुम्हें अपना घुटना रखकर मेरे सामने झुकना होगा, और फिर जैसे तुम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ोगे वहाँ पर भी अपना घुटना रखकर झुकना होगा। यानी गाइस जितनी भी सीढ़ियाँ उसमें चलना है और फिर गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुकना है। लेकिन गाइस शायर लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह इस शर्त को भी मान लेती है। और यहाँ पर अगर शायर को कोई ये भी बोलता कि लॉन्ग हाउचेन को बचाने का केवल एक ही उपाय है, तुम्हें अपना दिल चीर कर लॉन्ग हाउचेन के सीने में लगाना होगा, तो शायर बिना एक पर झिझके तुरंत अपना सीने से दिल निकाल कर लॉन्ग हाउचेन के शरीर में लगा देती। और गाइस इसका सबूत आपको आगे जब शायर सीढ़ियों पर चढ़ेगी तब पता चलेगा। तो फिर वहाँ पर जो शायर होती है वो लॉन्ग हाउचेन को फिर से अपने पीठ पर बांध लेती है और जो उसके पास चाबी था उससे दरवाजे को ओपन करती है। वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसी सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। दरवाज़ा तो कहीं था ही नहीं, जैसे अनंत सीढ़ियाँ थी। वहाँ पर जो शायर होती है वो सीढ़ी पर एक कदम अपना रखती है और फिर
और फिर वह घुटने के बल आकर वो पहली सीढ़ी पर झुकती है और सेकंड सीढ़ी पर वो एंटर करती है। बट वहाँ पर सायर एक बात नोटिस करती है, जो सायर की सारी टीम मेंबर्स है ना, वह इस दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। केवल सायर और लॉन्ग हाउचन ही इस सीढ़ियों पर चढ़ पा रहे हैं। वो लोग ट्राई तो किए थे, बट जो सुरक्षा कवच नहीं था ऐसे सीढ़ियों पर लगा हुआ, वो उन लोग को बाहर फेंक दे रहा था। यानी गाइस इस सीढ़ी पर केवल सायर ही थी और उसके पीछे लॉन्ग हाउचन। वहाँ पर गाइस एक बात और नोटिस करती है सर, जैसे ही सायर ने इस सीढ़ियों पर कदम रखा था ना, उसकी सारी पावर, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल पावर हो, सब की सब गायब हो चुकी है। मतलब सायर अब यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। वो अपनी पीठ पर लॉन्ग हाउचन को लादी हुई थी, जो 80 किलो का था। हाँ, यहाँ पर सायर के पास अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और बाकी कल्टीवेशन पावर होती तो सायर इस लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर बहुत दूर तक चली जाती। बट उसके पास कोई भी पावर नहीं है भाई। वो एक साधारण सी लड़की बन चुकी है। उसने लॉन्ग हाउचन की 80 किलो वजन को ऐसे टांगा हुआ है और सीढ़ियों पर जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, आसमान से उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर लग रहा था। और इस प्रेशर की वजह से एकदम समझे काय डगमगा एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ी थी। सायर फाइनली 20वीं सीढ़ी तक पहुंच जाती है। लेकिन भाई अब उस पर इतना ज़्यादा भयानक प्रेशर हो रहा था ना कि वो अपना ऐसे कदम भी नहीं उठा पा रही थी। और सायर समझे एकदम पसीना पसीना, जैसे उसको चक्कर आ जाएगा। बट वह वहाँ पर केवल एक ही शब्द बोल रही थी, लॉन्ग हाउचन को मैं जीवित कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी क्यों न निकल जाए। इसी शब्द के बोलने के बाद वही फिर से आगे बढ़ने लगती है और फाइनली वह 30वीं सीढ़ी तक पहुँच जाती है। भाई 30वीं सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते ना, जो सायर का घुटना था उसके अंदर से एकदम छिला उला गया था, खून उन बह रहा था। क्योंकि ऐसे सायर को हर सीढ़ी पर पहुँचने के बाद घुटने पर आकर झुकना था और आसमान से जो प्रेशर पड़ा था उसकी वजह से जब झुकती है ना, तो ऐसे पूरा रगड़ा उगड़ा जा रहा था, कैसे कैसे पकड़ कर ऐसे खड़े उड़े हो रही थी। भाई उसका पूरा घुटना एकदम छिल चुका था। जो लॉन्ग हाउचन के बाकी टीम मेंबर्स थे वो भी बाहर से देखते हैं। वो लोग भी शौक थे कि भाई ये हो क्या रहा है। सायर जो एक लेवल 8 की कल्टीवेटर है और जिसने यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स को हरा दिया, वो आखिर लॉन्ग हाउचन को अपनी पीठ पर टांग कर सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पा रही है। फिर उन लोग को एहसास हो जाता कि भाई जैसे सायर ने सीढ़ियों पर कदम रखा था, सायर की सारी कल्टीवेशन चली गई है और ऊपर से उस पर आसमान से प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे सायर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही है उस पर बहुत ही ज़्यादा भयानक प्रेशर है। और गाइस वो लोग देखते हैं ना, जैसे सायर सीढ़ियों पर चढ़ती जा रही थी ना, सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की थी, कुछ सीढ़ियाँ लाल हो गई थी। और उन लोग को एहसास होता भाई सायर का खून है, मतलब इतना सादा उसका खून बच चुका था कि सीढ़ियाँ जो गोल्डन कलर की कभी थी वो एकदम लाल लाल दिख रही थी। और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं सायर के लिए। बट वो लोग सायर के लिए चिल्लाते हैं, सायर तुम कर सकती हो, सायर तुम कर सकती हो, ताकि सायर का जोश बना रहे। और वहाँ पर जो गाइस सायर होती है वो भी चिल्लाती है, मैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर आऊँगी। इसी के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, 40 सीढ़ी, 50 सीढ़ी, 60 सीढ़ी, 70 सीढ़ी, 80 सीढ़ी। और गाइस जैसे सायर 80 सीढ़ी पर चढ़ती है ना, भाई उसको एकदम चक्कर आ जाता है। मतलब इतना सादा उसका खून ऐसे बह हो रहा था ना कि भाई तुरंत वो ज़मीन पर गिर जाती है, सीढ़ियों से डुगुर जाती है। जैसे नहीं होता है, घुटने पर आई थी, चक्कर, बेहोश हो गई थी। लेकिन गाइस कुछ 2-3 सीढ़ियाँ सायर ऐसे डुगरी थी, बट वो ऐसे सीढ़ी को पकड़ लेती है ऊपर से और ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। और फिर पकड़े ही बेहोश हो जाती है, मतलब सीढ़ी को छोड़ती नहीं, ऐसे पकड़े हुए बेहोश थी। सायर की बॉडी से इसमें बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था और सायर 1 घंटे तक लगातार बेहोश रहती है। लॉन्ग हाउचन को जो सभी टीम मेंबर्स हैं उसे सायर को देखकर गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लोग दरवाज़ा पीटते हैं, खोल, हमें भी अंदर आने दे, हम भी मदद कर देंगे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि भाई दरवाज़ा नहीं सील लगा हुआ था, कोई भी अंदर नहीं जा सकता था सीढ़ियों पर। तो वो लोग केवल दरवाजे को पीट रहे थे, खोल, गाली वाली बक रहे थे कि खोल इलेक्ट्रोलस खोल। बट गाइस उनके पीटने और चिल्लाने से कुछ भी नहीं होता। सायर फाइनली फिर से 1 घंटे बाद अपनी आंखें खोलती है और फिर से किसी तरह सीढ़ियों पर बैठती है। सीढ़ियाँ थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा था और फिर वह कहती है,
मैं लॉन्ग हाउचन को जीवित कर कर रहूंगी। इसी के साथ सार फिर से खड़ी होती है और फिर से लॉन्ग हाउचन को बढ़िया से पकड़ती है और फिर से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है। गाइस फाइनली सार 200 सीढ़ियाँ चढ़ती है और इन 200 सीढ़ियों चढ़ने तक वो 7 बार बेहोश होते हैं। लेकिन जब भी वो बेहोश हो रही थी ना, सीढ़ियों को ऐसे पकड़ ले रही थी, मतलब बेहोश होने से पहले कि भाई नीचे ना गिरूं। और भाई 7 बार बेहोश हुई थी और 200 सीढ़ी बाद जब वो बेहोश हुई थी ना, 7 घंटे बाद उसकी आंखें खुली थी। गाइस इन 200 सीढ़ियों तक चलने तक ना शहर के पीछे जो भी सीढ़ियाँ थे एकदम लाल लाल थी, क्योंकि वो बार बार मतलब 7 बार गिरी थी। उसका सर भी ऐसे फट चुका था, खून ही खून बह रहा था। पैर की जो हड्डियाँ थी वो भी दिख रही थी, क्योंकि गाइस इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर बन चुका था। आसमान से भी प्रेशर, लॉन्ग हाउचन का भी वेट है, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। इसे पकड़ पकड़ कर चढ़ रही थी। भाई इतना ज़्यादा दर्दनाक वाला सीन था ना, जिससे देखकर लॉन्ग हाउचन के टीममेट्स को भी बहुत ही ज़्यादा मतलब कायर के लिए दुख हो रहा था और वो लगातार दरवाजे को पीट रहे थे। वहाँ पर वो जो मैगडल जिसके पास नहीं है, जो किसी का भी रूप धारण कर लेता है, वो लड़की तो ना शहर का मतलब इतना ज़्यादा भयानक खून वाला दृश्य ही नहीं देख पाते, बेहोश हो जाती है। लेकिन 7 घंटे बाद जब सायर की आंखें खुली थी ना, तो फिर से किसी तरह जोश ऐसे मतलब अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सायर ऐसे लेटी हुई थी सीढ़ी पर, लेकिन वह देखती है कि 10 सीढ़ी बाद एक ऐसे दरवाज़ा है। तो सायर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके अंदर एक और होप आ जाती है कि फाइनली 200 सीढ़ियों चढ़ने के बाद 10 सीढ़ी और फिर वहाँ पर वो दरवाज़ा जहाँ से मैं 7वें फ्लोर पर एंटर कर सकती हूँ। इसी के साथ वह किसी तरह रेंगते ओंगते लॉन्ग हाउचन को पीठ पर लाते कहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द में ना, वह उस गोल्डन दरवाजे तक पहुंच जाती है और कहती है मैं लॉन्ग हाउचन को जिंदा कर कर रहूँगी। मतलब गाइस एकदम खून ही खून, पूरा लाल हो चुकी थी खून से शायर। बट वह अपनी पूरी ताकत लगाकर 10 सीढ़ी और चढ़ती है और वह गोल्डन दरवाजे को टच करके ही कहती है, लॉन्ग हाउचन मैं तुम्हें जिंदा कर लूँगी। बट गाइस जैसे ही उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है, गोल्डन दरवाज़ा गायब हो जाता है और 10 सीढ़ी बाद दिखाई देता है, जिसे देखकर लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उनके सामने जो सीढ़ियों पर फॉर्मेशन लगी हुई दरवाज़ा था उस पर पीटने लगते हैं कि भाई तूने ये क्या किया। वह किसी तरह से 10 सीढ़ी तक पहुंचकर गोल्डन दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, तूने 10 सीढ़ी और आगे कर दिया। मतलब पीटने उठने लगते हैं, गंदी गंदी गालियाँ इलेक्ट्रोलस को देने लगते हैं, भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब सायर इतनी ज़्यादा घायल थी, फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला गया। बट गाइस सायर होप नहीं छोड़ती है। गाइस आगे क्या होगा, यह सीन काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। मैं भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गया। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल दूँगा। और गाइस इस पूरे एपिसोड्स को बनाने में ना मैंने 30 से भी ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ा है, तो 1 लाइक तो बनता ही। मैं चाहता तो अगर इस एपिसोड को 1 घंटे का बना सकता था, बट मैंने इसमें बहुत सारी फाइट्स को हटा दिया, आप भी इससे बोर हो जाते, इसलिए थोड़ा सा मैंने इस एपिसोड में रोमांचक वाली चीज़ें रखी हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप लोग सुपर चैट्स भी दे सकते हैं। जो भी बंदे सुपर चैट्स देंगे मैं उनका नेक्स्ट एपिसोड में नेम भी लूँगा। और सायर जैसी सच्ची दिल वाली लड़की के लिए 1 लाइक तो बनता ही है। तो थैंक यू। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सायर लॉन्ग हाउचन को किस प्रकार से जिंदा करेगी। इसके पार्ट 2 को अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया है तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही दे दिया है, तो प्लीज़ एक बार उसे चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सायर थी वह टावर ऑफ इटर्निटी के 6वें फ्लोर से 7वें फ्लोर पर जाने के लिए वहां पर जो गोल्डन सीढ़ियां गॉड इलेक्ट्रॉनिक्स ने प्रकट की थी उस पर चढ़ रही थी। गाइस सायर इसी को चढ़कर 7वें फ्लोर पर पहुंचेगी, जहां पर लॉन्ग हाउचन को वापस से जिंदा करने का तरीका है। तो वहां पर जो सायर होती है वो गाइस गोल्डन सीढ़ियों पर काफी ज्यादा घायल हो जाती है, क्योंकि सायर जैसे गोल्डन सीढ़ी पर चढ़ रही थी भाई उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई थी और ऊपर से उसने लॉन्ग हाउचन को अपने पीठ पर लाद कर रखा था और आसमान से जो उस पर प्रेशर बनाया जा रहा था उसका कहना क्या, वो सारी चीज़ें आपने पिछले एपिसोड्स में देखा हुआ था। तो यहाँ पर जो सायर होती है वो जैसे ही गोल्डन दरवाजे तक पहुँचती है, गोल्डन दरवाजा भाई गायब हो जाता है और फिर से 10 सीढ़ी ऊपर चला जाता है। यह देखकर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स को गॉड इलेक्ट्रोलस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ तो दरवाज़ा पीट रहे, दरवाज़ा खोल मतलब काफ़ी ज़्यादा एकदम गुस्सा से भर चुके थे।
बट वहाँ पर जो सायर होती है वो उस दरवाजे को जब नहीं छुपाई होती है तो ऐसे सीढ़ियों पर घिरी होती है, लेकिन वह फिर से ऐसे सीढ़ियों को पकड़ लेती है और वह डिसाइड करती है कि वह ऐसे पीछे नहीं हटेगी। या लॉन्ग हाउचन जिंदा होगा या खुद ही वो अपनी जान इन सीढ़ियों पर निकालेगी। सायर किसी तरह से फिर से घुटने पर बैठती है और उसने लॉन्ग हाउचन को ऐसे जोर से पकड़ लेती है, क्योंकि गाइस वो अपने सामने फिर से 10 सीढ़ी बाद उस गोल्डन दरवाजे को देखती है। सायर ऐसे कुछ मिनट तक ऐसे उस सीढ़ी पर बैठी होती है और फाइनली एक गहरी सी सांस लेती है, उसके माथे से खून टपकता है और फिर वह खड़ी होती है और ऐसे मतलब बाकी 10 सीढ़ियों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चढ़ती है, मतलब ऐसे घुटने की बली चढ़ रही थी। अब उसके पास उतनी ताकत नहीं थी ना कि सही से खड़ी हो पाए, तो वह घुटने की बली 10 सीढ़ियों तक गाइस चढ़ती है और ऊपर से प्रेशर और भी ज़्यादा खतरनाक बढ़ चुका था। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद, बहुत सी ज़्यादा दर्द सहने के बाद वो उस गोल्डन दरवाजे तक पहुंच जाती है। भाई ये सीन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक होने वाला है। जैसे सायर उस गोल्डन दरवाजे को टच करती है वहाँ पर एक सुनहरी लाइट फैल जाती है और वह गोल्डन दरवाजा सायर को अपने अंदर ले लेता है। यानी सायर और लॉन्ग हाउचन उस गोल्डन दरवाजे के अंदर फाइनली चले जाते हैं। यानी यहाँ पर सीधे कहने का यह मतलब है कि जो सायर और लॉन्ग हाउचन है वो फाइनली टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुँच चुके हैं। लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स जैसे इस नज़ारे को देखते हैं उन्हें थोड़ा सा राहत है और संतुष्टि महसूस होता है कि फाइनली जो लॉन्ग हाउचन और सायर है वो टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। वहां पर सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि भाई सायर ठीक हो जाए और लॉन्ग हाउचन को भी इस जिंदगी में वापस ला दिया जाए, यानी लॉन्ग हाउचन सीधे जिंदा हो जाए। और फिर गाइस हमें टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर को दिखाया जाता है। टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर एकदम सारी जगह गोल्डन गोल्डन लाइट्स फैली हुई थी। वहाँ पर जो सायर और लॉन्ग हाउचन की बॉडी थी वो आसमान में ऐसे उड़ रही थी। इस समय गाइस सायर बेहोश थी और गाइस टावर ऑफ इटर्निटी में जो गोल्डन रोशनी थी वो सायर के सारे चोटों को ठीक कर रही थी। सायर इस समय बेहोश जरूर थी और उस गोल्डन रोशनी ने लॉन्ग हाउचन की बॉडी को सायर की पीठ पर से उतार कर थोड़ा सा साइड रख दिया था। लेकिन गाइस इस समय सायर बेहोश तो थी बट उसने अभी भी लॉन्ग हाउचन का हाथ ऐसे पकड़ी हुई थी एकदम जकड़ कर। गोल्डन रोशनी भी उसे नहीं छुड़ा पाई थी। वो गोल्डन रोशनी ज़्यादा ऐसे करती उड़ती नहीं है और सायर को हील करने लगती है। और फिर वहाँ पर हमें सायर के सपनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सायर को लॉन्ग हाउचन के साथ बिताए गए सभी अच्छे पल याद आ रहे थे। तभी वहां पर सायर के सपनों में गोल्डन रोशनी फैल जाती है तो सायर जोर से चिल्लाकर अपने होश में आती है लॉन्ग हाउचन, और फिर वो अपने सामने टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर पर देखती है। 7वें फ्लोर पर ऐसे गोल्डन रोशनी मंडरा रही होती है। सायर अपने सामने एक ऐसे ताबूत को देखती है। गाइस वो ताबूत काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था, उस पर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के मोती, रत्न और काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे लेवल के ट्रेजर्स जुड़े हुए थे। और उस ताबूत से एक रोशनी ऐसे बाहर निकलती है और वहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। ये होता है गॉड इलेक्ट्रोलस। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो सायर की तरफ देख कर कहता है सच में यह बंदा इसके काबिल था। सायर बिना एक भी पल झिझके हुए बोलती है हाँ लॉन्ग हाउचन इसके काबिल है और आप इलेक्ट्रोलस हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलस सायर की तरफ देखता और मुस्कुराते हुए बोलता है कितनी साफ दिल की लड़की है। वैसे बच्ची सायर मैं यहाँ पर जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तुम यहाँ पर मेरी इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए आई हो, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे पास गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस है और जो गॉड ऑफ इनहेरिटेंस है उसके पास एक प्यूरीफाई करने की पावर है और वो जो प्यूरीफाई करने की पावर है वो मेरी पावर के जस्ट अपोजिट है। यानी गाइस आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस की जो ऊर्जा है ना वो एक इविल टाइप की ऊर्जा है, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलस जब किसी को मारता है चाहे वो इंसान हो या कुछ भी तो गॉड इलेक्ट्रोलस उसकी बॉडी से सारी मृत्यु ऊर्जा खींच लेता है और फिर वह उससे ताकतवर बनता है और वह उसकी सोल को भी जगाता है। तो किसी को मार कर उसके अंदर से सारी एनर्जी अब्सॉर्व करना ये एक इविल मेथड ही है ना। लेकिन जो सायर की ऊर्जा है वह किसी भी डेड बॉडीज या किसी भी आत्मा को प्यूरिफाई कर सकती है, यानी उसे मुक्ति दिला सकती है। लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस मुक्ति नहीं देता बल्कि अपना गुलाम बना लेता है।
तो यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलिस यही बोलता है कि शायर बच्ची तुम्हारी जो ऊर्जा है वो मेरे जस्ट खिलाफ है, यानी तुम मेरी विरासत को हासिल नहीं कर सकती। लॉन्ग हाउचेन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल था। वहाँ पर जो कायर होती है वो गॉड इलेक्ट्रोलिस की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन को बचाने का केवल एक ही उपाय था कि वह गॉड इलेक्ट्रोलिस की विरासत को प्राप्त करे और फिर ही वह लॉन्ग हाउचेन को जिंदा कर सकती है। इसलिए वहाँ पर वो भी थोड़ा सा गुस्से में बोलती है, आपने बोला था कि इस टावर ऑफ इटर्निटी के जो भी 7वें फ्लोर तक पहुँच जाएगा विरासत तो उसे ही मिलेगी ना, तो अब आप ऐसे पीछे कैसे हट सकते हैं। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वो शायर की तरफ देखता है और कहता है, मेरे जीवन काल में तुम ऐसी पहली व्यक्ति होगी जो मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बातें कर रही हो। जैसे शायर ये बात सुनती है वह तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलिस के सामने घुटने पर आ जाती है और कहती है, मुझे अपनी विरासत दे दीजिए, क्योंकि केवल यही रास्ता है लॉन्ग हाउचेन को वापस से जिंदा करने का, कोई तो रास्ता होगा। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वह कहता है, बेटी तुम मेरे सामने ऐसे मत झुको, क्योंकि तुम पहले ही सारे टेस्ट को पास कर कर आ चुकी हो। दरअसल बात यह है कि तुम मेरी विरासत को हासिल तो कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें गॉड ऑफ डेथ की इनहेरिटेंस को छोड़ना होगा। वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, हाँ मैं ये भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलिस बोलता है, अरे पागल लड़की तुम समझी नहीं, जब तुम गॉड ऑफ डेथ की विरासत को छोड़कर मेरी नेक्रोमेंसी ऊर्जा को अपनाओगी तो इस प्रोसेस में तुम्हारी बॉडी में इतना ज़्यादा भयानक पेन होगा, साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी पर जितनी भी खूबसूरत चमड़ी यानी तुम्हारी जो भी सुंदरता है वो सारी खत्म हो जाएगी, तुम एक जॉम्बी की तरह दिखोगी। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो लॉन्ग हाउचेन है वो जब वापस से अपने शरीर में जिंदा हो जाएगा और तुम्हें जॉम्बी की तरह देखेगा तो क्या ये सच में तुमसे वही प्यार करेगा, और तुम्हारी सारी खूबसूरती चले जाने पर क्या लॉन्ग हाउचेन तुम्हें वही प्यार देगा। वहाँ पर शायर बिना झिझके बोल देती है कि जो भी होगा वो मैं देख लूँगी, आप बस इस जो भी प्रोसेस है उसको शुरू करिए। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलिस फिर से समझाने की कोशिश करता है कि बेटी, बट वहाँ पर शायर बोलती है आप शुरू करिए। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वो शायर की तरफ देखता है और कहता है, डेमन गॉड एम्परर की अटैक की वजह से जो लॉन्ग हाउचेन का दिल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अगर लॉन्ग हाउचेन को जिंदा करना है ना तो मुझे यहाँ पर एक दिल की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, आपको एक दिल ही चाहिए ना, और फिर वो लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखती है। उसने लॉन्ग हाउचेन को गाइस ऐसे गोदी में उठा लिया होता है, फिर वो लॉन्ग हाउचेन के माथे पर ऐसे किस करती है और फिर वह लॉन्ग हाउचेन को ज़मीन पर रखती है। शायर की आंखों में आंसू होते हैं, फिर शायर अपनी आंखों को पोंछती है और फिर खड़ी हो जाती है और अपने पास से अपना खंजर बाहर निकालती है और कहती है, तो आप मेरा दिल लॉन्ग हाउचेन को लगा दीजिए, और इसी के साथ मैं लॉन्ग हाउचेन के साथ हमेशा उसके दिल में रहूंगी। और इसी के साथ जो शायर होती है वो अपना खंजर बाहर निकालती है और सीधे ही अपना खंजर ऐसे अपने छाती में चीरकर अपना दिल बाहर निकालने वाली होती है। गाइस कुछ खंजर तो ना उसके दिल में ऐसे छाती में ऐसे घुस भी चुका होता है, लेकिन जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है उसकी आवाज़ गूंजती है रुको, और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलिस अपनी पावर्स का यूज़ करता है और सीधे ही शायर की खंजर को दूर फेंक देता और कहता है, पागल लड़की पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारे खंजर में गॉड ऑफ डेथ की पावर है। अगर ये खंजर तुम्हारी छाती में चला गया होता और तुमने अपना दिल बाहर निकाल लिया होता तुम परमानेंटली डेड हो जाती, तुम्हें कभी भी इस दुनिया में रिवाइव नहीं किया जा सकता था। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, क्या आपके पास कोई और भी उपाय है। तो वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, काश मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी अच्छी और सच्ची लड़की मिली होती तो मैं भी उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता और मैं आज ये नहीं बना होता। इसी के साथ वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलिस होता है वह कहता, हाँ एक रास्ता है, चलो शर्त लगाते हैं, अगर तुम शर्त जीत जाती हो तो मैं लॉन्ग हाउचेन को वापस से जीवित कर दूंगा, बट अगर तुम शर्त हार जाती हो तो तुम्हें लॉन्ग हाउचेन को मृत्यु को स्वीकार करना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉन्ग हाउचेन इन सभी चीज़ों के लायक है। तो वहाँ पर जो शायर होती है वह कहती है, मैं आपके साथ कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी, मैं लॉन्ग हाउचेन की ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती, तो मैं कोई भी शर्त नहीं लगाऊंगी।
गॉड इलेक्ट्रोलस शायर की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा भयानक आवाज़ रिलीज होती है। यह आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि शायर अपनी जगह पर ही जम जाती है। शायर अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। साथ ही साथ शायर के चारों तरफ एक अजीब सा ऐसे बैरियर तैयार हो जाता है जो शायर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म कर देता है। और शायर समझे एकदम ऐसे पुतले की तरह, बस वो देख सकती है ना ही कुछ बोल सकती है। मतलब सीधे समझे शायर एक पुतला बन चुकी है। वहां पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो लॉन्ग हाउचन की तरफ देखता और कहता है, मैं इस बंदे का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि सच में ये बंदा तुम्हारे लिए लायक है या नहीं, क्योंकि मैंने इस दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को बदलते हुए देखा है। इसी के साथ जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है उसका हाथ ऐसे घूमता है और उसके हाथ से एक रोशनी निकलती है और ये जो रोशनी होती है वो लॉन्ग हाउचन की बॉडी पर गिरती है, जिससे लॉन्ग हाउचन की बॉडी काफ़ी तेज़ी के साथ चमकने लगती है। और गाइस लॉन्ग हाउचन की जो बॉडी में जो उसका दिल पूरी तरह से नष्ट नहीं हो चुका था वो टेम्परेरी बन जाता है। और फिर लॉन्ग हाउचन के बगल में ही एक शायर का मरा हुआ क्लोन तैयार होता है जिसके अंदर शायर का दिल नहीं था। वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो शायर की तरफ देखता और कहता है, बेटी मैं यहाँ पर बस तुम्हें दुनिया की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ कि जब अपनी पर आती है तो लोग क्या करते हैं। मैं यहाँ पर लॉन्ग हाउचन को टेम्परेरी जिंदा कर रहा हूँ और मैंने तुम्हारा एक क्लोन बना दिया और उस क्लोन के अंदर तुम्हारा दिल नहीं है, देखो। और वो क्लोन समझो एक नकली है, बस उसमें एकदम असली की तरह ही लगेगा। जब लॉन्ग हाउचन वापस से जिंदा होगा तो वो देखेगा कि तुम्हारी छाती में दिल नहीं है और मैं उससे बोलूँगा कि शायर ने तुम्हें बचाने के लिए अपना दिल दे दिया है और तुम्हें लॉन्ग हाउचन देख नहीं पाएगा क्योंकि तुम इनविजिबल हो। और इसी के साथ मैं लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लूँगा कि आखिर वह बंदा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। तो गाइस आखिर लॉन्ग हाउचन जब जिंदा होगा और वो कार को मरा हुआ देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। आखिर गॉड इलेक्ट्रोलस कौन सा लॉन्ग हाउचन का टेस्ट लेगा, जिसमें अगर लॉन्ग हाउचन फेल हो जाएगा तो भाई लॉन्ग हाउचन को वो कभी जिंदा ही नहीं करेगा। तो गाइस दरअसल मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा था कुछ, तो इसी कारण थोड़ा सा वीडियो छोटी आ गई है। बट कल भी एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक्स और 100 कमेंट्स। जैसे ही जल्दी से जल्दी पूरा हो जाते हैं ना भाई, अगर आपने एक दिन के अंदर पूरा कर दिया तो जो संडे की वीडियो आएगी मैं उसका लेंथ 30 मिनट कर दूँगा। तो टारगेट पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।